राम राम जी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई, मैं हूं बाबर रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी और स्लो जिंदगी। अवनीश भाई पिछले कुछ समय से यूट्यूब पे सक्रिय हैं, तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये पत्रकार हैं। कई लोग इनको लिख भी देते हैं पत्रकार हैं, पर सच ये है कि ये असल में एक संस्कृति कर्मी है। अर्थात सर, कैसे डिफाइन करेंगे आप संस्कृति कर्मी को? अंग्रेजी अगर तर्जुमा कर दें तो कल्चरल एक्टिविस्ट कहा जाएगा। संस्कृति हाँ, कर्मी का कल्चरल मतलब ये होता है कि कला, संस्कृति और जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं उनमें से परफॉर्मिंग किसी आर्ट। एक या तमाम चीजों में आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। अभिनय भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, लिखना पढ़ना, शोध भी हो सकता है। तो कला कर्मी का यही काम है, रचना करना। तो मैं जी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट तो बहुत बाद में हुए हैं। ये मूलतः जो हैं ये कला और संस्कृति, परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हम लोग, मैं तो बहुत दिनों से, मैं आपको सच बताऊं अवनीश भाई, मैं ना ये पॉलिटिकल वीडियो बना बना के ऊब गया और बहुत मजबूरी में बनाता हूं। मेरा असली जो मेरा जो मन करता है कि मैं आर्ट्स पे, लिटरेचर पे, फूड पे, ट्रैवल पे, लेजर पे और बहुत सारे दुनिया भर के धर्म है, अध्यात्म है, सोशल इश्यूज है, उन पे वीडियो बनाऊं। और मैं दर्शकों से तो कई बार बोलता हूं कि जिस दिन मैं और अवनीश भाई परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो लोक कलाएं होती हैं, लोक गीत, संगीत, नौटंकी, जिस दिन मैं और अवनीश भाई नौटंकी पे बतियाएंगे, या जो लोक विधाएं थी जो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अवनीश भाई से मेरी डिस्कशन एक दिन होगी कि बिहार में ये जो लौंडा नाच होता है, इसकी क्या जड़ें हैं, क्या। जैसे आपने भिखारी ठाकुर के बारे में मुझे कितनी अच्छी बातें बताई थी, या जो नौटंकी की जो विधा है गांव में कैसे होता था, क्या होता था, उस पे अवनीश भाई से किस दिन डिटेल में बात होगी। पर आज, अबे आज नहीं, मैं पर करूंगा आपसे जरूर। आज एक विषय अवनीश भाई ये आया है कि मैथिली ठाकुर अभी शायद मुश्किल से 25 साल की बस हुई ही है। 2-3 महीना पहले ही उनका 25 साल पूरा हुआ है, पात्रता हुई है। उनको बीजेपी ने अलीनगर से टिकट दिया है। बहुत उस पे अलग अलग किस्म की राय लोगों की आ रही है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उस लड़की ने अपना करियर बर्बाद कर लिया, गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी राय क्या है। पर मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि लालू के बेटे ने शहाबुद्दीन के बेटे को, जिसको एसिड पुत्र कहा जा रहा है, रघुनाथपुर से एसिड पुत्र को टिकट मिला है। चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब के ड्रम में डुबो के मार डालने वाले बेटे को रघुनाथपुर में लालू के बेटे ने, गरीब गुरबा के मसीहा, समाजवाद के पुरोधा ने टिकट दिया है कुख्यात आतंकी के बेटे को। और उसको पूरा हक है। मैंने एक भी आदमी नहीं देखा पूरे सोशल मीडिया पे जो ये कहे कि ओसामा जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है भारतीय राजनीति में और सोशल लाइफ में। परंतु मैथिली के पीछे सारी दुनिया पड़ गई कि मैथिली क्यों चली आई राजनीति में। राजनीति तो अच्छा, अगर मैथिली, खैर छोड़िए, मैं अपनी बात बात में कहूंगा। आपका क्या मत है, मैथिली को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, उसका जो करियर है एज ए लोक कलाकार, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, गायिका के रूप में, उन सारे परिप्रेक्ष्य में बताइए आपका क्या मत है? बिल्कुल सर, देखिए, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। आपने ओसामा का जिक्र किया, आपने मैथिली ठाकुर से आप शुरू हुए। यहां पर
ये बताता है कि आपकी संस्कृति क्या है। अगर लालू की पार्टी ने, तेजस्वी ने ओसामा को टिकट दिया है, तो ये उनकी संस्कृति दिखाता है। और अब आते बिल्कुल। हैं, अगर एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली को पार्टी ज्वाइन कराया, ठीक है, उम्र उसकी कम है, और उसके बाद उसको टिकट भी दे दिया। आप मुझे ये बताइए, क्या अवैध रूप से उसकी उम्र घटाकर या बढ़ाकर, जैसा कि लालू ने अपने पुत्रों के साथ किया, उस हिसाब आजम से खान ने उसको किया, टिकट आजम दिया है? खान। आजम खान ने किया, उसकी सजा पाए। क्या उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है, एनडीए ने टिकट दिया है? नहीं ना। अगर इस देश का संवैधानिक संस्था जो है, या इस देश का संविधान अगर ये तय करता है कि कोई व्यक्ति कितने साल की उम्र में बालिग होने के बाद वोट डाल सकता है, और कोई व्यक्ति कितने साल की अवस्था में सांसद या विधायक का टिकट ले सकता है या चुनाव लड़ सकता है, तो कुछ असंवैधानिक तो हुआ नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार चुन के संसद गए थे, तो उनकी उम्र 25 साल कुछ महीने थी। दूसरा, वो राजनीतिक घराने से नहीं आते थे। एक बड़ा आइकॉन है ना योगी आदित्यनाथ। चलिए, मैं मैथिली कोई तुलना नहीं है योगी जी और मैथिली में, लेकिन जरा एक सिचुएशन की तुलना में कर रहा हूं, एक स्थिति की तुलना में कर रहा हूं। 25 साल कुछ महीने के उम्र वाले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और संसद पहुंचते हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड उनका भी नहीं। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, उनके पिता गुरु अवैधनाथ तो सांसद थे, राजनीतिक उनका बैकग्राउंड था। साहब वो एक सन्यासी थे, उनका अपना जैविक कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन युवा सांसद हुए, और उसके बाद लगातार प्रखरता से साल दर साल, चुनाव दर चुनाव वो सांसद चुने जाते रहे। और कहां से? योग पद से राजपद की यात्रा आज हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मैथिली ठाकुर और योगी आदित्यनाथ की कोई व्यक्तिगत तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिचुएशन की तुलना कर रहा हूं। मैथिली ठाकुर का जितना भी कैरियर है सिंगिंग का, वो फोक आर्टिस्ट है। हालांकि वो बाकी विधाओं में भी गाती है, और उसने गजलें भी गाई हैं, उसने हिंदी गाने भी गाए हैं, वो ब्रज भी गाई है, उसने पंजाबी में शबद गाए हैं, शबद कीर्तन गाया है। तो वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। और साहब ये बताइए, कोई कलाकार क्या मंगल ग्रह का होता है? क्या वो जीव नहीं है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? और राजनीति में केवल बेरोजगार लोग, मैं बेरोजगार जब कह रहा हूं, तो समाज सेवा के लिए मैं राजनीति में आया हूं, यही ना कहता कहता हुआ आदमी आता है, जो कोई प्रोफेशनल नहीं होता, कोई प्रोफेशन से नहीं जुड़ा होता। या तो भारतीय राजनीति में हमने किसको देखा है? या तो खानदानी बच्चों को देखा है, राहुल गांधी को हमने देखा है, राजीव गांधी को उससे पहले देखा हमने, अब आगे हम प्रियंका के बच्चों को देखेंगे, मुलायम को देखा, फर्स्ट जनरेशन थे, या तो फिर उनके बच्चों को देखा, लालू को देखा या उनके बच्चों को देखा, और ऐसे पूरा सिलसिला है। या तो फिर रईस लोग टिकट खरीद लेते हैं और वो फिर पॉलिटिक्स में आते हैं, या फिर बाहुबली, अभी आप देखिए तेजापुत्र, वो राजनीति में आए। राजनीति में आने की रिक्वायरमेंट क्या है? जो समाज को समझे, जिसके पास समाज की समझ हो, उनके समस्याओं की समझ हो। और एक विधायक का मतलब केवल सड़क नाली खड़ंजा बनवाना ही नहीं होता है। भावनात्मक स्तर पर वो समाज को समझे। और एक कलाकार बन, क्या इस बात की अर्हता नहीं रखता? उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो समाज को समझता है। जो समाज को समझता है जीता है। कलाकार किसी भी विधा का हो, वो बजाने वाला हो, वो गाने वाला हो, वो पेंटर हो, वो लिखने वाला हो, हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो इस रूप में मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना कहीं से भी कोई गलत नहीं है। अगर भाजपा ने उसकी पार्टी ने, क्योंकि अब भाजपा की मेंबर है, तो मैं कहूंगा उसकी पार्टी ने अगर उसको टिकट दिया है तो कोई बेजा बात नहीं है। मैंने तो यहां तक लोगों को कहते हुए सुना कि अरे उसके पिता जो हैं वो चलाएंगे, जैसे वो होते हैं प्रधानपति होते हैं, उस टाइप से उसके पिता जो है उसकी विधायकी चलाएंगे। क्यों हमारे अंदर ये पूर्वाग्रह है? हम क्यों चाहते हैं? अब कई लोग इस पर ये भी कहेंगे कि वहां जहां से उसको अलीनगर, क्या अलीनगर ही नाम है ना, मैं अगर गलत नहीं, अलीनगर में क्या जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे उनको खराब नहीं लगा होगा? अरे साहब, मुलायम सिंह के लड़के बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, तब खराब नहीं लगता है।
वाजिब हक माना जाता है। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए और दूसरा वाला जो घूम रहा है पूर्व मंत्री है, तब किसी को खराब नहीं लगा। ममता बनर्जी अपने भतीजे को घुमा रही हैं, राजनीति करा रही हैं, संसद पहुंचा रही हैं, तब खराब नहीं है, हैं? स्टालिन अपने बेटे को मंत्री और सांसद और विधायक बना लें, तब कोई खराब नहीं है। ऐसे तमाम कितने उदाहरण गिनाऊं मैं, तब खराब नहीं है। दरअसल जानते हैं, एक पाखंडी शुद्धतावाद एक शब्द होता है बाबा जी, और ये भाजपा के लिए, और सबसे इसमें विडंबना ये है कि खुद अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले वो सबसे पहले जम से तराजू लेके कूद जाते हैं। मैं मानता हूं कि लड़की की उम्र कम है, वो धीरे धीरे राजनीति में ही राजनीति सीखेगी, और राजनीति तो वो जब सीखेगी तब सीखेगी, लेकिन एक कलाकार के पास समाज की समझ, समाज के समस्याओं की समझ, भावनात्मक रूप से मजबूत होना, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है मैथिली ठाकुर में। एक प्रश्न और अभी टच कर लेता हूं, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे अभी उसकी सीखने की उम्र थी, अभी उसके अपने कैरियर में जाने की उम्र थी, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूर्णकालिक राजनेता, उसके पास, मैं तो इसका बड़ा कड़ा पक्षधर हूं, और मैं इस बात को नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में देखता हूं तो मुझे संतोष होता है। एक व्यक्ति जो राहुल गांधी जैसा हो, जो कौन सा काम करता है आज तक न पता हो, और उसके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हो, तो एक सांसद विधायक अगर कोई प्रोफेशनल हो, जैसे लॉयर होते हैं, कोई उद्योगपति है, कोई और वर्किंग प्रोफेशनल है जो सरकारी गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि वहां पर एक मर्यादा होती है, अगर वो आर्टिस्ट है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, वो सदन का सेशन चलने के अलावा अपना प्रोफेशन कर रहा है, अपना रियाज कर रहा है, साथ में जनता का काम भी कर रहा है, तो वो पैसे अर्जित कर रहा है, उसका भी जीवन है, उसके भी बच्चे हैं, होंगे कल को, तो उसका अपना परिवार है। तो एक प्रोफेशनल आदमी अगर पॉलिटिक्स में आता है, मैं अश्विनी वैष्णव साहब का उदाहरण मोदी कैबिनेट में देखता हूं, मैं एस जयशंकर साहब का उदाहरण देखता हूं मोदी कैबिनेट में, मैं पुरी साहब का उदाहरण देखता हूं मोदी कैबिनेट में। तो ऐसे प्रोफेशनल लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं, तो उनकी प्रतिभाओं का उपयोग, और एक कलाकार जब आ रहा है तो उसकी संवेदना, कम से कम वो दलाली नहीं करेगी, कम से कम वो किसी माफिया और गुंडे को नहीं पालेगी। कलाकार कभी ऐसा नहीं कर सकता। खिलाड़ी आए हैं, कलाकार आए हैं, प्रोफेशनल्स आए हैं, और इनका स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा शॉर्टकट देने से पार्टी को भी बचना चाहिए। मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछिए तो मैं ये कहूंगा कि मैथिली को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद, या तो आप और 2-4-6 महीना पहले पार्टी ज्वाइन करा लिए होते, थोड़ा सा उसकी कंडीशनिंग होने हुए देते, ये और अच्छा होगा अगर ऐसे प्रोफेशनल्स को पार्टियां पहले ज्वाइन करा लें, उनको क्षेत्र में काम करने दें और सारी चीजें करने दें, और फिर बाय लार्ज स्क्रीनिंग करके उनको टिकट दे दें। लेकिन मैं मैथिली का ना राजनीति में आना गलत मानता हूं, ना उसके कैरियर पर कोई फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा भी नहीं मानता। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एक कलाकार अगर आ रही है राजनीति में। अवनीश भाई, एक सवाल और भी तो उठता है ना भाई, हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि अरे यार छोड़ो, किस गंदगी में कूद रहे हो, किस दलदल में गिर रहे हो। मतलब राजनीति को आम लोगों ने गंदगी, दलदल मान लिया है। इसमें कौन जाएगा? माफिया का बेटा तो जाएगा भाई, राजनीतिक का बेटा तो जाएगा। एक एक परिवार से 36 लोग, लोग जाएगा। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, हाई सभा, हाउस सभा, यहां तक कि कोऑपरेटिव पे कब्जा पूरे खानदान का, यहां तक कि बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख तक पे कब्जा एक ही खानदान का। क्यों? जिला पंचायत, बिल्कुल। तो उनका हक है। शरीफ आदमी, बोला यार शरीफ आदमी, इसका मतलब आपने राजनीति को चोर, उचक्के, लुटेरे, बदमाश, गिरहकट, आतंकवादी, अलगाववादियों के लिए खुला छोड़ दिया है। वो जाएगा। हाउ का ना जो शर्जील इमाम था, जो कि चिकन नेक काट के जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर रहा था, वह जब राजनीति में गया है,
कन्हैया कुमार के, कुमार हाँ जाएगा। ठीक है, कन्हैया कुमार हाँ, सही है। कन्हैया कुमार कन्हैया जाएगा। कुमार को किसी ने नहीं कहा क्या है, तुम कहा आ गया यहाँ, तुम साला पीएचडी स्कॉलर है, हैं? तुमको तो हार्वर्ड, एक मिनट, जेएनयू का पीएचडी स्कॉलर को तो हार्वर्ड में लेक्चरर होना चाहिए ना। हाँ, होना ही वो चाहिए। राजनीति में कहा आया? मैथिली सर को नहीं आना। सर एक समाज के रूप में हम इतने बेहया हैं। याद कीजिए जरा 80-90 का दशक राजनीति का, जिस नेता या जिस सांसद विधायक के पीछे 2 गाड़ी भर 10-12 नाल बंदूक नहीं चलती थी, उसको जनता भी हल्के में लेती थी और नेता नहीं मानती थी। ये समाज है हम। हमारा शुद्धिकरण इसीलिए बिल्कुल। मैं 2014 के बाद जो कुछ भी हुआ है ना देश में, उसको मैं राजनैतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक पूरा कल्चर बदला है पॉलिटिक्स का, अवनीश न भाई, सिर्फ। हाँ, 90 के दशक में एक चुनाव हुआ था, मुझे याद नहीं है, उसमें एक भी गुंडा, बदमाश, माफिया, डकैत चुनाव नहीं हारा था, और एक भी शरीफ आदमी चुनाव नहीं जीता था। चुनाव नहीं जीता था। और आज हालत क्या है, जौने नेता के पीछे 10 ठो नाल बंदूक चलती है, लोग पिछवा जाके थेथर गरियाते हैं, उसको हंसते हैं। हाँ, नेता लोग चलना छोड़ दिए, जिसको सिक्योरिटी मिली है वो अच्छा, सिक्योरिटी मिली है। आगे सुनिए। एक और वर्ग है, वह व्यक्ति जिसने कम समय में हराम का पैसा खूब कमाया है, टिकट खरीद के आता है, वो राजनीति में कूद के आ जाता है। परंतु टिकट जिसने खरीद के। एक पैसा जोड़ के ईमानदारी से बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो राजनीति में नहीं आता। हाँ, पूरा क्यों? राजनीति में आ जाएगा तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, वो आता भी नहीं है। जिसने, नहीं, वो आमतौर पे आता नहीं है। आमतौर पर मैं नहीं एक आता, बड़ा, ठीक बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां एक यादव जी थे, उन्होंने टेलीकॉम की ठेकेदारी में थोड़े समय में, 10 साल में अकूत पैसा कमाया। तो जब उनके पास अकूत पैसा हो गया तो बोले यार, पर पैसा, हमारे जितना पैसा तो हजारों लोगों के पास है, कुकुर नहीं पूछता है हमारे जैसे पैसे वालों को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है, और तो सब उन्होंने जो है वो कहे हम राजनीति में आएंगे। आए, बहन जी को पता नहीं कई करोड़ रुपया दिए, और बहन जी ने उनको 2 साल पहले ही सैदपुर से टिकट दे दी। उस दौरान महेंद्र नाथ पांडे बहुत लोकप्रिय नेता थे हमारे समय में। मैं अपने घर की सीट की बात कर रहा हूं, सैदपुर की। महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा की सरकार थी, 6 साल से मंत्री थे, और सचमुच लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता, और सचमुच काम करने वाला। नाम पड़ गया था विकास पुरुष। उनके सामने सर बसपा से कैलाश नाथ यादव टिकट ले आए, चुनाव लड़े, महेंद्र नाथ पांडे चौथे नंबर पे आए थे। आगे सुनिए। और उसके बाद बहन जी ने शपथ ली, और बहन जी के बाद पहला व्यक्ति जो कैबिनेट मंत्री बना वो कैलाश नाथ यादव था। किसको हराए? महेंद्र नाथ पांडे को। और उनकी मेरिट क्या थी? कैलाश नाथ यादव की मेरिट क्या थी? अवनीश भाई को लगता है कोई जरूरी फोन आ गया है, वो, हाँ नहीं 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 अवनीश भाई, नहीं सर, थोड़ा सर प्लीज, जी। कोई बात नहीं, होता है सर। अरे सर, मैं तो एकदम जेनरिक वीडियो बनाना चाहता हूं। एक दिन मैं और आप खाना खाते हुए बतियाएंगे, बल्कि आप नहाते हुए बतियाइएगा मेरे साथ। बीच में ऐसा चलता है। चलिए, वी आर नॉट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ना, हम लोग उस तो, थोड़े कुछ काम होने लगा था जी। कोई बात नहीं, दिवाली की होता है सफाई सर, वफाई चल रही है तो डस्ट ऐसा आ ही रहा था, होना मैंने कहा चाहिए, कि ऐसा ही होना जी। चाहिए जी। तो सर कैलाश नाथ यादव ने महेंद्र नाथ पांडे, जो कि फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, उसको मत लगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना करियर उसमें लगा दिया, उनको हरा दिया था, और फिर कैबिनेट मंत्री बना। और उसके बाद यहां पर भी वो कौन से देश की सेवा करने आया था? यहां पे भी लूटने खसोटने आए थे, जैसे टेलीकॉम को लूटे थे, सैदपुर को लूटे। सर ऐसा आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो पब्लिक हाथों हाथ लेती है। पर मैथिली जैसी साफ सुथरी छवि की लड़की
जो क्रिमिनल नहीं है, जिसने अलकतरा का ड्रम नहीं बेचा है, जिसने पीडीएस का घोटाला नहीं किया है, जिसके बाप जो है 18 नाल बंदूक लेके नहीं स्कॉर्पियो में चलते हैं, तुम काहे आ रही हो बेटा इस गंदगी में? इसमें तो सिर्फ सुअर को लौटने दो। सर एक चीज कहें, हाँ, यही हम हैं, यही हमारा असली चरित्र है, समाज का चरित्र। और अभी मैंने एक शब्द कहा था ना, पाखंडी शुद्धतावाद। सर हमारे में पाखंडी शुद्धतावाद बहुत भरा है, बहुत ज्यादा भरा है। जो कुछ चाहिए 100% शुद्ध चाहिए, खाली मुंह से जबानी जमा कर। हमको मैथिली जैसा नेता नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूं कि ठीक है, 25 साल की उम्र में आ गई, उसको राजनीति का शून्य अनुभव है, सिखाइए ना उसको। चर्चा इस पर होनी चाहिए, 100 जगह बात इस पर होनी चाहिए कि मैथिली जैसी लड़की अगर आ गई है तो उसको ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसे काम करना चाहिए, उसको समाज को ऐसे समझना चाहिए। इसकी जगह क्या है, ओकर बापू जौन बाबू राज करी हैं। सर ये बताता है कि एक समाज के रूप में राबड़ी देवी जब सीएम थी तो चारा चोर नहीं राज कर रहा था। अरे दहेज में लेके आई थी, वो नेता है, क्या बात कर रहे हैं? आज तक राहुल गांधी से कितने लोगों ने पूछा कि तुम क्या करता है रे, तुम्हारे पास कितना करोड़ रुपए कैसे आ गया? इसको पूछना, लोग कहते हैं अरे भाई ये दरअसल हमारे समाज का चरित्र है। मैं इसीलिए कहता हूं कि 14 से सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसको भी लोग नहीं पचा पाएंगे। आपको बड़का बड़का राष्ट्रवादी कहने वाले भी कल जब से मैथिली ठाकुर का टिकट अनाउंस हुआ है ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे। और तमाम लोग, अच्छा एक चीज और होता है सर, दरअसल ये जो गुलामी कि हम लोग कहते हैं ना कि 1000 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, गुलामी का मतलब ये थोड़ी ना कि हाथ गोड़ बांध के मुंह टेप चपका के, और ना, मानसिक गुलामी भी होती है ना सर। दरअसल हम समाज को देखने की जो दृष्टि है उसके भी गुलाम है। जैसे जर्नलिज्म या किसी चीज को विश्लेषित करना, इसमें कैसे लेफ्टिस्ट गुलामी हमारे अंदर है। सरकार में यदि आप कमी देख रहे हैं, उसको गिना रहे हैं, यही ट्रू जर्नलिज्म है। ये पढ़ाया जाता है, पत्रकारिता फीस देके के पढ़ने वालों को ये पढ़ाया जाता है कि सरकार का हमेशा खिलाफत ही करना चाहिए, इसी का नाम जर्नलिज्म है। अगर आपने सरकार या सत्ता की 4 अच्छी बातों के बारे में बात कर दिया तो रवीश कुमार जैसा थेथर वामपंथी सुपारी जर्नलिस्ट जो है वो आपको कहेगा गोदी मीडिया हो। तो यही दोष हमारे समाज में भी है, यही दोष हमारे समाज में भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैथिली ठाकुर पर अगर दरभंगा का कोई एनालिस्ट राइटर अगर ये कह देगा कि बड़ा अच्छा टिकट मिला, नहीं भाई देखिए ना भाजपा को, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ये भी कर दिए, मैथिली को टिकट दे दिया, अब उसका पिता जो है वो सब राजकाज देखेगा। ये गुलामी दरअसल समाज में भी है हमारे यहाँ। दूसरा, सब लोग गरियाते हैं 2014 के बाद की सेकुलर गाली है, सेकुलर गाली है। ऐसे सेकुलर गाली देने वाले भी तमाम मुद्दों पर आपको डिवाइडर पर खड़े हुए नाचते मिलेंगे कि नहीं नहीं इनको भी बुरा कहिए, हाँ हाँ इनको भी थोड़ा बुरा कहिए। दरअसल ये हमारा समाज का चरित्र है सर, और राजनीति वाले कई समाज से बाहर से आते हैं। अवनीश भाई एक सवाल और है, 33% आरक्षण लागू होगा ना महिलाओं वाला? कहां से लाएंगे? बहुत सही लिखा है, आपकी पोस्ट मैंने पढ़ी, नहीं एक पोस्ट पे आपका कमेंट मैंने पढ़ा, बिल्कुल सही है। कहां से लाओगे भाई महिलाओं को? कल 33% जब सीट देना होगा और हर पार्टी को महिला कैंडिडेट चाहिए होगी, कहां से लाओगे? तो कितने माफियाओं की बीवियों को उतारोगे, या कितने राजनेता? इसी तरह हमारे आपके घरों से ही तो महिलाओं को, अच्छा एक मिनट, यही तो ग्रूमिंग है सर, यही। अच्छा सर मैं एक बात मानता हूं, कुछ दिन मुझे भी गलतफहमी थी कि नहीं राजनीति में ये जो छात्र राजनीति है ये बहुत गलत है, ये सब गुंडागर्दी करते हैं, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के। सर मैंने देखा है कि छात्र राजनीति से सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस निकलते हैं भाई। राजनेता या तो आंदोलनों से निकले हैं। अरे सर नाम गिना देते हैं,
योगी आदित्यनाथ जी, जी। एबीवीपी, पुष्कर सिंह धामी एबीवीपी, आप देखिए ऐसे तमाम लिस्ट अभी अरे निकालिए, वो बिल्कुल होते हैं। आपके का नाम जॉन जेटली थे, वहां से लेके रेखा गुप्ता तक। रेखा गुप्ता तक, क्यों? हालांकि हाँ, हालांकि और भी हैं, कुछ कुख्यात भी आए हैं नहीं, उन्हीं बहुत से। सारे, नहीं नहीं सर, होने चाहिए, गलत उसमें कुछ लालू आया गलत नहीं है, नहीं है। लालू भी तो छात्र अच्छा राजनीति से भाई, है। लालू तो समाजवादी आंदोलन से की उपज है, जेपी के आंदोलन, हाँ दे आंदोलनों की उपज है। हाँ, ट्रेड क्या यूनियन से बहुत छात्र, अच्छे अच्छे नेता निकले हैं। बिल्कुल निकले, बिल्कुल। छात्र राजनीति से बहुत अच्छे नेता निकले हैं। हाँ हाँ, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, वहां से बड़े अच्छे नेता हाँ, निकले हैं, राष्ट्रपति बड़े अच्छे प्रधानमंत्री नेता निकले धकाधक हैं। निकले हैं, मुख्यमंत्री। और मैं तो कहता हूं कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वो है छात्र राजनीति। मुझे कॉलेज लगता है कि सर, सबसे, मुझे लगता है सर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो अवधारणा है वो शायद जी इसी पवित्र भावना के तहत बनी होगी। वो तो बाद में उसका जो है वो अपना जैसे तरफ जो है दोष आया वैसे आ गया। भाई मुझे तो यही लगता है कि नहीं नहीं, छात्र पर राजनीति की, एक बात यूनिवर्सिटी बताऊं मैं राजनीति की आपको, अवधारणा इसीलिए बनी होगी। सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने ये पाया है सभी पार्टियों में कि हम्म जो भी लड़के छात्र राजनीति से आए ना सर, वो बेटर पॉलिटी, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, हम्म ओम प्रकाश सिंह, गाजीपुर वाले, हम्म बीएचयू की छात्र राजनीति से आए। इनका बहुत, इनको एक पुलिस वाले ने बहुत बुरी मार मारा था हम्म जब ये छात्र नेता थे। वो एरियल होता है ना, वो क्या नाम उसका, जो रेडियो का एरियल होता है रेडियो का, ट्रांजिस्टर का, अरे वो बड़ा इनकी लपर लपर आंख में करता है। घुसड़ दिया। अरे बाप रे। हम्म यस, ये सच बात है। यही लंका थाने का सब इंस्पेक्टर था, उनकी आंख में एरियल घुसेड़ दिया था, यहां ऐसे, यहां इस जगह। वहां से वो आदमी राजनीति में आया, उसकी मजबूरी थी, वो सपा में गया, भाजपा में भी आ सकता था। सर एक बार उसका एक, उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने बोला आपको पता नहीं है कि कितनी सीरियस फुल टाइम पॉलिटिशियन है हालांकि ओम प्रकाश सिंह से मैं उनका जब जब हुआ मैंने विरोध किया, क्योंकि वो सपा में है। और ये भी सोच लीजिए कि ये मैं बस सोचिएगा कि वो मेरे सजाती है, मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं। मैं अभी गाजीपुर में ही एक और छात्र नेता की तरफ जाऊंगा। उसने बताया कि उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग विकलांग हैं और किसको किसको ट्राईसाइकिल देनी है, एक एक व्यक्ति का डाटा उस व्यक्ति के पास था। इसने तो सर, अच्छा इसी तरह बीएचयू की छात्र राजनीति से एक और नेता निकला गाजीपुर में, जिसका नाम था मनोज सिन्हा। अरे भाई, वीर बहादुर सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकले। ऐसे तमाम उदाहरण होंगे। तो मैं एक चीज और कह रहा हूं दिल्ली सर, यूनिवर्सिटी तो सर कमाल है सर। दिल्ली भाई, आज मुझे लगता है कि हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, की हाँ। वो है। अरे दलित पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, दलित राजनीति, हाँ दलित आंदोलन, वो रोहित वेमुला, देखिए किसी कौन सही था कौन गलत था वो अलग चीज है, हाँ, वो अलग बात है, देखिए लेकिन वो अलग बात। अगर दलित मूवमेंट भी भारत में चल रहा है, और दलित मूवमेंट को कभी नेगेटिव हमेशा नहीं लेना चाहिए। जब वो नेगेटिव एटीट्यूड उनका हो, जब नेगेटिव पर्पज हो, तब आप गरियाइए उनको, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, और अगर दलित मूवमेंट चल रहा है तो उसमें छात्र राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। और छात्र राजनीति का इसलिए है ना कि किसी भी क्रांति की कल्पना, आप अभी जेनजेड की खूब बात हो रही, जेनजेड क्या है भाई? जो जेनजेड है वो स्टूडेंट ही तो है, वो युवा है, स्टूडेंट है। हम बार बार एक चीज और मैं उठाता हूं सर, कोई प्रोफेशनल आदमी अगर अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है अपने प्रोफेशन से, वकालत हो चाहे कलाकारी हो चाहे कुछ और हो, और उसके बाद जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो वो अपने संवैधानिक पद की जिम्मेदारी भी निभा रहा है, क्या गलत है भैया? क्या नेता आप उसी को मानेंगे विधायक जो पुलिया में वो कमीशन ले और कमीशन से अपना मकान बनाए, अपने लड़के को पढ़ाए, अपने लड़के का करियर बनाए? हैं भाई, मैथिली अगर विधायक की तनख्वाह लेते हुए साथ में अपना प्रोफेशन कर रही है और करे,
तो उसको उधर आप जो है वो करिए ना, मोटिवेट। उसको आप शिक्षा ये दीजिए, उसको ज्ञान ये देना चाहिए कि बेटा देखो तुम्हारी उम्र कम है, तुम अच्छी सुचिता वाली राजनीति करना, साथ में गाना नाचना मत छोड़ना, उससे पैसे कमाना। ऐसे 1-2 उदाहरण हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। चलिए, मैं रिसेंट ही, आप भी उनको जानते हैं, मिले हैं, हम लोगों ने समय भी बिताया है उनके चुनाव में। रवि किशन की मैं बात करता हूँ, मैं रवि किशन को कोई मतलब एज ए पॉलिटिशियन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये वही रवि किशन है, बेस्ट सांसद का अवार्ड पाता है बंदा। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, मतलब कोई झूठ नहीं है ना। आप संसद में प्रश्न पूछने का एवरेज देख लीजिए, तमाम और कमियां होंगी, अभी सीख रहा है बंदा, वो खुद कहता है सीख रहा है। आप संसद में उपस्थिति देख लीजिए, नहीं, और मैं आप एक बात क्षेत्र में बताऊं, उपस्थिति देख लीजिए। एक एक चीज चीज बताऊं आपको, आधा सेकंड, और वही बंदा साउथ भाग जाता है, 5 दिन का शूटिंग शेड्यूल पूरा करता है, बंबई नहीं, चला जाता है। मुझे लगता है सांसद बनने के बाद रवि किशन की कैरियर की सबसे अच्छी फिल्में आई हैं। यस, वेब सीरीज करने चला जाता है बंदा, और अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी बेटी को वो जो है एनसीसी में परेड में हिस्सा लेती है, अगले की बेटी अग्निवीर बनने जा रही है, अगले की बेटी। तो वो एक कलाकार है, अपने क्षेत्र को भी समय देते हैं। आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं दिवाली में अपने गोरखपुर आया हुआ हूँ, और वो बंदा हमारी कॉलोनी में एक शोरूम का उद्घाटन करने आने वाले हैं अभी दोपहर को। घर ले लिया, मकान ले लिया। हम कहते हैं राहुल गांधी जैसा तेजस्वी जैसा खलिहर आदमी, अखिलेश जैसा जो कोई प्रोफेशन नहीं करता, वो करोड़पति हो, हमको बर्दाश्त है। और कोई अपने मेहनत से, अपनी कला से, अपना प्रोफेशनल जो स्किल है उससे अगर कमा खा के साथ में अगर राजनीति कर रहा है, तो आपको परेशानी है। हाँ, मतलब 12 बजे सो के उठे और जेब में वोदका का पौवा दिन में लेके घूमे। ये सर हमारा समाज के रूप में बेईमान चरित्र है। और एक चीज और जी, बताएं सर, और कुछ हमें सर फ्रस्ट्रेशन भी है। ईमानदार लोग, सर एक मिनट, आई एम सॉरी टू से, भारतीय मतदाता ने हमेशा ईमानदारों के सामने चोरों को, डकैतों को, चुना है, भ्रष्टाचारियों को ही चुना है। आई एम चुना, सॉरी टू से। बिल्कुल चुना, बिल्कुल चुना। यू आज नीड अगर नॉट टू से एनी भारतीय सॉरी सर। राजनीति इतनी भ्रष्ट है क्योंकि हमने हाँ, ज्यादातर भ्रष्ट लोगों को ही चुना। बिल्कुल, हमारा चरित्र बेईमान है, हमारा चरित्र हमारा, बेईमान है सर। घेर घार के, ये बताइए, घेर घार के हई काम कराना ना है, ये किसका चरित्र है सर? अच्छा सरकारी एक ऑफिस सर, सर, में अगर कोई पैसा ना पा, 1 मिनट, ये आपको याद, आपने बड़ी रेल यात्राएं की हैं, हमने भी बड़ी रेल यात्रा की है। एक समय था, टीटी बाबू अगर मुट्ठी में नोटवा पकड़ ना लें, तो वो कितनों कहें कि जाइए S7 में 88 नंबर पर बैठ जाइए, हमको यकीन नहीं होता था। हम वो समाज हैं सर, जैसे ही वो मुठ्ठिया में पकड़ ले तो हमको हो जाता, आप तो सिटिया मिलबे करी, चला आप D7 S7 में 87 नंबर हमारा है। तो ये चरित्र है सर हमारा, ये चरित्र है हमारा। और समाज जिस चरित्र का होता है वैसा नेता चुनता है। तो इसीलिए मैथिली ठाकुर हमको ज्ञान देने अच्छा वाली तो लड़की सर एक लगती है बात कि उसको बताइए, ज्ञान दीजिए। एक राजनेताओं से एक अपेक्षा की जाती है कि वो 24 घंटे पब्लिक में रहें, पब्लिक की बात सुने, पब्लिक, पब्लिक का काम करें। सर हाँ, आप न कभी किसी एमएलए एमपी के जनता दरबार में 1 घंटा बैठ जाइए बस, और देखिए हाँ। कि पब्लिक काम कौन से लेके आती है। सर पब्लिक का बस अगर चले तो झाड़ा फिरने के बाद पब्लिक है, एमएलए हम झाड़ा फिर लिए, चलो हमारा पिछवाड़ा धो। पब्लिक का बस चले तो पब्लिक एमएलए से पिछवाड़ा धुलवाए। और आगे सुनिए, सर, ये सर, नायक, सर, ये एक मिनट अपनी बात कंप्लीट, खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी का बड़ा एक मामले में ये लोग कुख्यात हैं। आप इनके पास चले जाइए, खट्टर साहब के पास स्पेशली, बड़ा अवभगत होगी सबको, आइए, अरे आइए अवनीश जी आइए, खाना खाइए, हाई पीजिए, हाँ सब ना, बोलिए कैसे आए। अगर तो आप समाज के काम के लिए आए हैं कि सर हमारे यहाँ गांव में नदी पे पुल बनना चाहिए, हाँ आए। पर अगर आपने कह दिया हमारी बीवी का ट्रांसफर करा दीजिए, तो खट्टर साहब का बस चलेगा तो आपके पीछे कुत्ता छोड़ देंगे।
और उसको बोल देंगे इसको ब्लैकलिस्ट करो, आज के बाद ये सीएम आवास में घुसना नहीं चाहिए। पर्सनल काम लेके आए हो तो मत जाओ खट्टर के पास, समाज का, गांव का काम लेके आए हो तो जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। सर योगी आदित्यनाथ जी इसका एक बड़ा शानदार तरीका निकाले हुए हैं जब से वो सांसद थे। जैसे वो अब जनता दरबार लगाते हैं, चाहे लखनऊ में आते हैं तो भी, गोरखपुर जाते हैं तो भी मंदिर में जनता दरबार लगाते हैं। और जब वो सांसद थे तो बड़े बाबा के समय से, यानी अवैधनाथ जी की समय से ये परंपरा थी कि एक प्रॉपर वहां पर सेक्रेटरिएट काम करता था। एक टाइप, उस जमाने में 2 टाइप राइटर वहां पर बैठे हुए लोग, और बाकायदे जो है एक मेज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सामने कुर्सियां लगी हुई हैं, दरी भी रहती थी। जिनका भाव होता था तो बाबा के सामने कुर्सी पे नहीं बैठना है तो नीचे बैठ जाते थे, बाबा अपना बैठे हुए हैं। योगी जी भी वही करते हैं। जनता दर्शन उनका हमेशा चलता था। सांसद सुबह 9 सवा 9 बजते बजते मंदिर का काम, अपना पूजा पाठ करने के बाद वो वहां पर आ जाते थे, लोग अमूमन जाते थे। जानते हैं वहां पर योगी जी ने क्या स्टाइल निकाली? बोले आपको कुछ भी कहना है, जवानी नहीं, कोई काम लेके आए हैं स्वागत है, जबानी नहीं, लिख के लाइए, आप लिख के लाइए। अब सर उस चक्कर में होता था कि कई फूहर टाइप के काम जो है वो आदमी कैसे लिखे कि फलानवा। अब मान लीजिए वो तो, अरे मैं एक बार गया, मैं असम रहता था तो मेरा वो गलती से जल्दी से प्रोग्राम बन गया, अवध असम का टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा यार मंदिर चले जाओ। हम गए मंदिर तो द्वारिका तिवारी जी बैठे हुए थे वहां पर, वो बाबा योगी जी आके बैठने वाले थे। तो हम कहे द्वारिका बाबा हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, सांसद कोटे से अगर हो जाता मुझे जाना बड़ा जरूरी है। कह लिख के दीजिए। मैंने लिख के दिया। वो सविनय निवेदन है, ये वो ऐसे ऐसे करके अति आवश्यक कार्य से योगी जी आए, उनके सामने गया। द्वारिका जी पहले इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद देते थे। आज भी वही काम करते हैं। अब तो खैर मुख्यमंत्री वाला है। योगी जी ने ऐसे देखा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, योगी जी ने ऐसे देखा, जाना इतना ही आवश्यक है कि सांसद जी टिकट आपका कंफर्म कराएं? मैंने कहा तो मैंने कहा जी, तो सुबह पिताजी योग करने आए थे, उनके साथ भेज दिया होता। मैंने कहा नहीं, मैं लेके आया, उन्होंने ही भेजा है। ठीक है, द्वारिका देखिए कंफर्म हो जाए, लेकिन दोबारा आए इस तरह का काम लेके तो आप पत्र मत लीजिएगा। योगी जी ने, और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि टिकट कंफर्म कराना है, कराने के लिए। अब एक लाइटर वेन में मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री बनारस से। तो एक बार, पहली बार जब बने तो ये मोदी जी भी तो बड़े उटपटांग काम करते हैं। रात को 2 बजे चले गए थे एक बार मड़वाड़ स्टेशन का निरीक्षण करने, रात को 2 बजे खिंचाए थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके फोटो भी खिंचा के डाल दिए। तो एक दिन बोले आओ भाई सब लोग आओ बैठो, मुड्डा डाल के बैठ गए और बनारस के तमाम नेताजी लोग बैठ गए। तो बोले हाँ बताइए बनारस के लिए क्या करना है। तो अब तो ये सब लोग को काटो तो खून, नहीं, लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि प्रधानमंत्री इस तरह बैठ के पूछ लेगा हम लोगों से कि बनारस के लिए क्या प्लान है। और जबकि जो जिंदगी खपा दी है बनारस की सेवा में, कुछ पता नहीं बनारस के लिए करना क्या है। तो 2 मिनट तो सन्नाटा हो गया, एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। तो उसमें से एक ने बड़ी हिम्मत करके बोला कि सर वो फलनवा नाली, फलनवा खड़ंजा, फलनवा है। तो बोलना कि अगली बार लगता है पार्षदी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोला अब ये सब पार्षद का काम है यार जो तुम लोग बता रहे हो। सर पब्लिक को पता नहीं है कि अपने विधायक और सांसद से काम क्या लेना है। वो झाड़ा फिर के पिछवाड़ा लेके बैठ जाती है सांसद, चलो दो हम निपट लिए हैं। सही। अब मैथिली कैसे धोएंगी? अब सब मैथिली से आप पिछवाड़ा धुलवाएंगे? सही। नहीं ये पिछवाड़ा बढ़िया नहीं धो पाएगी, इसको मत बनाओ। ओसामा बढ़िया धोते, तेजाब से धोएंगे। सर आज की चर्चा लंबी हो गई, गपाष्टक टाइप चर्चा। ऐसी चर्चाओं में मुझे मजा आता है। बहुत गंभीर धीर गंभीर चर्चा बोर कर देती है पब्लिक को भी। तो आप कहें तो समाप्त किया जाए या 10 मिनट और गप? खत्म खत्म किया जाए सर, पब्लिक कहेंगे। दर्शकों से निवेदन है अपने कमेंट्स लिख के बताइए
आपको आज की चर्चा कैसी लगी और इस विषय में आपके क्या विचार हैं? मैथिली बिल्कुल, जैसी बिल्कुल। लड़कियों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए? या ओसामा ही आए तेजाब का ड्रम लेकर? अच्छा, ओसामा का सर चुनाव चिन्ह क्या होगा? लालटेन होगा कि तेजाब वाला नीला ड्रम होगा? लालटेन ये भी होगा, एक उसमें सवाल है। तेजाब भरा होगा मिट्टी की तेल की जगह। हाँ, तेजाब से वाली जलने लालटेन। वाला, तेजाब से जलने वाह! वाली लालटेन। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। दोबारा किसी सर नए बड़ा विषय पर चर्चा करें। प्रणाम। जी सर, जय श्री प्रणाम। राम। हर हर जय जय महादेव। श्री राम।